दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल यानी 18 नवंबर 2021 को पीएसपीसीएल का एग्ज़ाम हुआ पंजाब स्टेट पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में, और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट का ये पेपर है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, सो हम उस पेपर का एनालिसिस एंड रिव्यू करेंगे। पेपर कैसा रहा, पेपर का लेवल कैसा था, क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए। तो कुछ क्वेश्चंस हमें मिले हैं, हम उन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर हम पेपर का रिव्यू करेंगे कि पेपर किस तरह का था। यदि आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो ज़रूर देखें वीडियो को, नहीं दिया तब भी ज़रूर देखें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप कभी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा इस पेपर से ज़रूर होगा। जितने भी क्वेश्चन मिले हैं सबको आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे, तो आप सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक ज़रूर देखना। निवेदन रहेगा इस वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारा एंड्रॉयड ऐप, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। आइए दोस्तों क्वेश्चनों से शुरू करते हैं, और नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि बीटा का मान 100 हो तो स्टेबिलिटी फैक्टर बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने इससे पहले कभी क्वेश्चन नहीं देखा तो आपके लिए टफ था, अदरवाइज़ क्वेश्चन बहुत आसान था। दोस्तों स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए फॉर्मूला होता है बीटा +1, बस और कुछ भी नहीं करना। बीटा का मान सीधा सीधा दिया हुआ है, उसमें +1 कर दो, आंसर आपका 101 आ जाता। आपको इसमें 101 जो है वो सी ऑप्शन है मान लीजिए, तो फिर सी ऑप्शन करके आना था 101। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंप्लीट हो गया। आगे देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी के टर्न दिए, प्राइमरी की वोल्टेज देकर सेकेंडरी का वोल्टेज पूछा। अब देखो दोनों शायद आपने N2 लिख दिया है ना, हम इसको N1 मान लेते हैं, पहले जो लिखा हुआ है उसको। देखो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में 1000 टर्न, सेकेंडरी में 40 टर्न है। प्राइमरी की वोल्टेज देकर सेकेंडरी की वोल्टेज पूछिए। फॉर्मूला तो आप सभी जानते होंगे ना, N2/N1 और V2/V1 होता है। वैल्यू रख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उत्तर आ जाएगा। शायद इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या फॉर्मूला बनेगा, मान क्या बनेगा, 40 × 230, और उसमें आपको 1000 का भाग देना होगा। ठीक है, V2 ज्ञात करना है, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके अपने उत्तर का मिलान ज़रूर कर लेना। जो भी आंसर आए आप कर सकते हैं। लगभग 8-9 टर्न के आसपास आना चाहिए मेरे वोल्टेज आना चाहिए, है ना, क्योंकि सेकेंडरी में टर्न 1/25 हो गया तो वोल्टेज भी 1/25 होगी, यानी 230 का 25वां हिस्सा करना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इसी से जुड़ा हुआ था ट्रांसफार्मर के जैसा ही, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा अलग था। वोल्ट प्रति टर्न है कि टर्न प्रति वोल्ट है, यहाँ वो कन्फ्यूज हो गए लिखने वाले। कोई बात नहीं, मैं आपको दोनों तरह से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। सेकेंडरी की वोल्टेज 50 और प्राइमरी की वोल्टेज 150 है। प्राइमरी और सेकेंडरी टर्न पूछे आपसे। देखो सबसे पहले तो इसी हिसाब से लेते जो इन्होंने लिखा है, वोल्ट प्रति टर्न। प्रति टर्न का मतलब होता है 1 टर्न, और वोल्टेज कितने हैं यहाँ पर अपन को दिया है, ये मान माना जाता है, यानी 1 टर्न के लिए 10 वोल्ट है। अब आपको क्योंकि वोल्टेज दी गई है इसलिए इस मान को पहले रखना है, और हमें ये समझना है कि 10 वोल्ट के लिए 1 टर्न है, क्योंकि टर्न की संख्या पूछी गई है ना, टर्न की संख्या ज्ञात करनी है। तो फिर 1 वोल्ट के लिए टर्न कितने हो गए, 1/10। अब देखो प्राइमरी के 150 है तो 150 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 टर्न आ जाएंगे। सेकेंडरी का है तो सेकेंडरी को आप मल्टीप्लाई कर दो 50 से, तो 5 टर्न आ जाएंगे, यानी प्राइमरी के 15 टर्न, सेकेंडरी के 5 टर्न आ जाएंगे। अब अगर मान लो ये टर्न प्रति वोल्ट होता, ठीक है ना, तो इसमें बहुत ही साधारण सा है कि 1 वोल्ट के लिए 10 टर्न है, तो फिर 50 वोल्ट के लिए 500 टर्न और 150 वोल्ट के लिए 1500 टर्न। तो ये आपका ऑप्शन था। ठीक है, समझना पड़ेगा आपको कि वोल्ट प्रति टर्न दिया कि टर्न प्रति वोल्ट दिया, और बहुत फ़र्क है दोनों में, एक मत समझ लेना। वोल्ट प्रति टर्न, टर्न प्रति वोल्ट में बहुत डिफरेंस होता है, दोनों अलग चीज़ें, है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5S की कैटेगरी में निम्न में से कौन सा नहीं है। तो 5S हमारे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होता है कि इसमें हमें करना क्या क्या होता है, राइट। बहुत ही सिंपल सा है, सबको याद होगा, नहीं है तो भाई याद रखा करो, आजकल पेपर में आने लग गया। कई बार तो सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि 5S में तीसरे नंबर पे कौन है,
तो पहले पहले होता है शॉर्ट, उसके बाद में होता है सेट इन ऑर्डर, यानी एक क्रम में सेट करें। उसके बाद है साइन, यानी उसकी छंटनी करें, या मान लीजिए वैसे तो साइन का मतलब चमक होता है। उसके बाद में है स्टैंडर्डाइज, यानी उनका मानकीकरण करें। और फिर है सस्टेन, यानी बने रहें। ठीक है, तो स्टार्ट नाम का कुछ नहीं है। शॉर्ट भी होता है, सस्टेन भी होता है, स्टार्ट नहीं है। ठीक है, ये आपको नहीं करना था। आगे देखो, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन जो है ना, आपने कई बार वैसे भी मैंने आपको करवाया है, और उम्मीद है आपने किया भी होगा। ये कह रहा है कि 1000 वोल्ट मोटर को दिए गए, तो अधिकतम शक्ति के लिए बैक ईएमएफ का मान कितना होगा। देखो, मैक्सिमम पावर के लिए बैक ईएमएफ सप्लाई वोल्टेज के आधे के बराबर होता है ना। तो जो 1000 वोल्ट है उसका आंसर 500 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इस समय दक्षता सबसे कम होती है, 50% एफिशिएंसी होती है, उस समय ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स, मतलब 2 स्टेटमेंट दिए थे और आपको ट्रू फॉल्स बताना था। पहला है प्लेट अर्थिंग इज चीपेस्ट, तो ये फॉल्स है भाई, क्योंकि मानते हैं कि प्लेट अर्थिंग की बजाय पाइप अर्थिंग जो होती है ना, वो कहते हैं सस्ती होती है। और दूसरा कह रहा है कि रोड अर्थिंग इज डन ऑन सैंडी सॉइल या सैंडी एरिया, तो ये सही है। रेतीली ज़मीन या रेतीली मिट्टी हो ना, तो वहाँ पर रोड अर्थिंग का हम उपयोग करते हैं। यानी स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्मर में हिस्टैरिसीस हानि और एडी करंट हानि हमेशा बराबर होती है, तो नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, दोनों अलग अलग हो सकती है। और ट्रांसफॉर्मर में आर्मेचर लॉस हमेशा नगण्य माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्मेचर होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ भी आपका वही रहेगा, स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स और स्टेटमेंट 2 जो है वो ट्रू। और आगे क्वेश्चन पूछा कि एब्सॉर्प्शन फैक्टर का मान कितना होता है। देखो, इसको अवशोषण गुणांक बोलते हैं, और ये एब्सोर्ब लाइट और इंसिडेंट लाइट का अनुपात होता है। तो ये फैक्टर हमेशा इकाई से कम होता है ना। सॉरी, इसकी वैल्यू जितनी भी आती है, ये आपतित प्रकाश वाली वैल्यू मानते हैं, इकाई से अधिक मानते हैं, क्योंकि ऑप्शन जितने भी दिए, देखो यहाँ वैल्यू जो भी आएगी, निशान ये बनेगा, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से ज़्यादा होगी। और इसके हिसाब से देखो, फिर सी ऑप्शन बनेगा 1.1, क्योंकि ये इकाई हो गया और ये 0 हो गया। 1 से अधिक का ऑप्शन तो एक ही है ना। और अगला क्वेश्चन पूछा कि एक सर्किट ब्रेकर पर 1500 एम्पीयर रेटिंग लिखी हुई है, तो इसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी कितनी है। दोस्तों, जो ऊपर रेटिंग लिखी होती है ना, वही उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। ब्रेकिंग का मतलब होता है मेक और ब्रेक के दौरान ऐसे कैसे काम करेगा, तो इसका ऑप्शन 1500 ही आएगा। ठीक है ना, और अगर 1500 ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको 1200 करना है, यानी 1200 एम्पीयर रेटिंग के लिए इसको यूज करेंगे, और वैसे इस पर रेटिंग जो है वो, यानी कैपेसिटी जो है वो 1500 एम्पीयर तक की इसकी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो एक्सएल और एक्ससी में क्या होगा। देखो, एक्सएल समानुपाती है और एक्ससी व्युत्क्रमानुपाती है, यानी एक्सएल तो इंक्रीज होगा और एक्ससी डिक्रीज होगा। बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हो। 40 वाट 220 वोल्ट रेटिंग वाली लैंप की करंट पूछी थी, तो आई बराबर P/V हो जाएगा। 40/220 कर देना, उत्तर आ जाएगा जो भी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर और एक्सएल सीरीज में जुड़े हुए हैं, वोल्टेज ज्ञात करनी है, तो करंट और देनी चाहिए थी ना, तब होगा। बिना करंट के वोल्टेज कैसे निकालोगे, क्योंकि V बराबर I/Z करना है आपको यहाँ पर। और Z कहलाता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस की गणना R² प्लस XL² से हो जाएगी, यानी 12 की स्क्वायर प्लस 16 की स्क्वायर, 12 की 144 और 16 की 256, दोनों को जोड़ोगे तो 400, और 400 का 100 आएगा 20 ओम। तो 20 ओम ये आ गया, जैसे मान लो टोटल इम्पीडेंस, और 5 एम्पीयर अगर करंट है तो आपका वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से निकालना था। किरचॉफ के नियम के आधार पर करंट पूछा है, 10 और 10 20 एम्पीयर आ रही है, 5 और 5 10 चली गई, तो इस तीसरी शाखा में कितनी बच गई, 10 एम्पीयर करंट। बहुत ही सिंपल सा है, शायद इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये साइन किसको दर्शाता है, देखो मेरे हिसाब से इसमें क्रॉस ओवर होता है ऊपर, और इसका मतलब होता है कि आपको ओवरटेक नहीं करना है। लेकिन अगर ऐसा ही सिंबल आया था तो फिर इसका मतलब है कि ओवरटेक
कर सकते हो, जहाँ तक मेरा मानना है इसी तरह का होगा। ठीक है, तो ये सिंपल यही होगा। और नेक्स्ट पूछा है कि निकिल कैडमियम जो बैटरी होती है इसकी लाइफ कितनी होती है? भाई 20 से 22 वर्ष होती है। सी ऑप्शन कर देना, ये बिल्कुल सही उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं है। निकिल कैडमियम बैटरी की लाइफ बहुत होती है, लेड एसिड बैटरी की लाइफ कम होती है। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देखो, आर एक्स एल एक्स सी तीनों जुड़े हुए सीरीज में करंट 3 एम्पियर है, तो फाइंड द वोल्टेज ऑफ नेट रिएक्टेंस। ऑप्शन एम्पियर में दे दिए, देखो गलती होगी ना, वोल्टेज ज्ञात करना है। परिणामी प्रतिघात जो है ना उसकी वोल्टेज पूछी है। देखो भाई सीरीज में करंट है ना, तो सब पर ड्रॉप कितना होगा आपको बताऊं मैं, 90 वोल्ट, 150 वोल्ट और 270 वोल्ट। अब परिणामी रिएक्टेंस की वोल्टेज है तो इन दोनों का अंतर कर दो आप, उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, तो कितना उत्तर बनेगा, 30 और 40 है, 30 और 50 80 वोल्ट। वैसे ही देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालो। ठीक है ना, तो 50 और 90 कितना हुआ, डिफरेंस कितना आया 40। 3 एम्पीयर की करंट है, 120 वोल्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो वो मैंने पहले कैसे गलती कर दी, इसका 150 वोल्ट होगा और इसका 9 है 27 270। इन दोनों का डिफरेंस कितना 120 ही आ रहा है ना, सॉरी भाई मेरी कैलकुलेशन गलत थी, 120 वोल्ट है जो उत्तर आ जाएगा। परिणामी रिएक्टेंस है ना उन्हीं की वोल्टेज पूछी थी बस, मतलब VL और VC का अंतर पूछा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रनिंग कॉस्ट किस लैंप की न्यूनतम है? देखो इनकैंडिसेंट लैंप की तो बहुत होती है, सोडियम और मरकरी की फिर होना ही है, फ्लोरेसेंट लैंप की तुलनात्मक रूप से कम है। इनकैंडिसेंट लैंप आता सस्ता है, बाद में ज़्यादा कंजप्शन करता है। फ्लोरेसेंट लैंप की स्टार्टिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है लेकिन चलते समय कोई दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, और आगे पूछ रहा है कि कौन से प्लांट में पोल्यूशन फ्री है, क्लीननेस ज़्यादा किस में होती है? तो फिर हाइड्रो में ही होगी, डीजल, न्यूक्लियर, थर्मल, इन सब में तो पोल्यूशन ही बहुत होता है, कचरा ही बहुत होता है। और न्यूक्लियर पावर प्लांट का भाग कौन सा नहीं है? पेन स्टॉक नहीं है, क्योंकि पेन स्टॉक जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया रिएक्टिव पावर को एक्टिव पावर में कैसे बदलेंगे? थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि एक्टिव पावर के लिए कोस थीटा करना होता है और रिएक्टिव पावर के लिए साइन थीटा होता है। अब या तो रिएक्टिव पावर में साइन थीटा का भाग दे दो तो आपको अपरेंट पावर मिल जाएगी, फिर उसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई करो। यानी डायरेक्ट रिएक्टिव पावर को आप एक्टिव पावर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जहाँ तक मेरा मानना है ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं। ठीक है ना, हाँ डायरेक्ट जो आपका अपरेंट पावर होती है ना उसको बदल सकते हो। साइन थीटा करोगे रिएक्टिव पावर आ जाएगी, V/I कोस थीटा करोगे एक्टिव पावर आ जाएगी। आप दोनों निकाल सकते थे, चलो जो भी है, आपका क्या लगता है मुझे ज़रूर बताना। और आगे देखो पीक टू पीक वैल्यू पूछी करंट की, यदि साइन 12, देखो मैंने बता ही दिया था आपको, साइन के पास लिखी गई वैल्यू हमेशा मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू होती है, और पीक टू पीक इसका दोगुना होता है। तो 12 एम्पियर का दोगुना कितना हुआ, 24 एम्पियर। ए ऑप्शन आपको यहाँ पर कर देना चाहिए था। ठीक है, और एक कैंडल नहीं था, एक कैंडल पावर था। एक कैंडल पावर 4 पाई के बराबर होता है, बताया ना मैंने, लगभग 12.56 ल्यूमन फ्लक्स के बराबर होता है। क्लासेज पहले दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन 120 4 पाई t -60 फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। देखो मैंने बताया आपको कि टाइम के पास लिखी की जो वैल्यू होती है ना वो ओमेगा के बराबर होती है, और ओमेगा जो है वो 2 पाई f के बराबर होता है। ठीक है, तो आपको जब फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है तो ओमेगा बटे 2 पाई कर दो। ओमेगा का मान 4 पाई है, इसमें 2 पाई का भाग देना है, 2 अर्टज आएगी फ्रीक्वेंसी। कितनी करोगे, 2 अर्टज। और आगे देखो फेज करंट से लाइन करंट कैसे निकलेगी डेल्टा में, √3 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगी। और अगला क्वेश्चन पूछा कि 3 कॉइल है जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 6 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस 4.5 ओम, वोल्टेज 225 वोल्ट है, डेल्टा में फेज करंट की गणना करो। देखो फेज करंट के लिए फॉर्मूला होता है VP/ZP। डेल्टा में फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज बराबर होती है ना, 225 में ZP का भाग देना है। Z कैसे निकलेगा, R² + XL² का √, यानी 6 की स्क्वायर 4.5 की स्क्वायर। इन दोनों को आप जोड़ करके कैलकुलेशन करना, मैंने कर लिया है, ये लगभग 7.5 आ रहा है।
7.5 का आप भाग दोगे तो 30 एम्पियर के आसपास करंट आ रहा है इसका। ठीक है, आपका कितना उत्तर आ रहा है इस 23वें क्वेश्चन का मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस दोस्तों यही मिले थे हमें 23 क्वेश्चन, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल पर आप नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना यार। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा। मेरे हिसाब से पेपर काफ़ी अच्छा रहा है। IITA लेवल में इस तरह के क्वेश्चन आने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड के हैं, जिन बच्चों की अच्छी तैयारी होती है वो इनका आंसर कर पाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को भी।